हेलो नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सबों का फोकस स्टडी पॉइंट दिल्ली में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के कारण कोचिंग बंद हो रखी है, कोई बच्चे कोचिंग नहीं आ सकते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ जुड़ने का कोशिश किया है। अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं स्टूडेंट हैं इस कोचिंग के, इसके अलावा भी इंडिया के किसी कोना से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इस कड़ी में हम लोग साइंस का भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। साइंस में बायोलॉजी का भी लेक्चर कुछ शूट हो रखा है। इस कड़ी में संतोष से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास चैप्टर बाई चैप्टर लेके आएंगे। इस कड़ी में जा रहे हैं, आज केमिस्ट्री का हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कृपया एक कॉपी पेन लेकर के बैठे। ठीक है, नोट्स करते रहें, नोट्स बनाइए और इसका रिटेन नोट्स जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे 2-4 दिन बाद। बट आपसे निवेदन है कि कृपया आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, इस कड़ी में हम सबसे पहले जानते हैं दोस्तों रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन। केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसके गुणों के बारे में दोस्तों? तत्वों के गुणों का अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम तत्वों के गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि तत्व क्या होते हैं। देखिए, तो साइंस मतलब कि रसायन शास्त्र कहाँ से शुरू होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं इसको करता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला चीज है वो क्या है? पदार्थ यानी कि मैटर। हम पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे हम पदार्थ बोलते हैं। यानी कि जिसमें भार हो, जिसको हम छू सके। ठीक है, जिसमें भार हो, जिसे हम छू सके, जिसको हम चख सकें, जिससे हम सुगंध ले सकें। ठीक है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी है, पानी है, कुछ भी है, तो अपने जो मेरे सेंसिटिव ऑर्गन है जैसे कि हाथ, कान, मतलब जीभ, आँख, कान, नाक और त्वचा। ठीक है, इसको हम सेंसिटिव ऑर्गन बोलते हैं यानी कि संवेदनशील ऑर्गन। इसका ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसी को हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसके प्रकार कैसे, कितने प्रकार होते हैं? तो पदार्थ जो होते हैं ये मेनली दो तरह से होते हैं, या तो प्योर फॉर्म में होंगे या मिक्सचर के फॉर्म में होंगे। ठीक है दोस्तों, या तो शुद्ध रूप में विद्यमान होंगे या मिश्रण के रूप में विद्यमान होंगे। ठीक है, प्योर फॉर्म में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए, प्योर फॉर्म में क्या क्या होते हैं? एलिमेंट, इसमें कौन होते हैं? कंपाउंड्स। एलिमेंट्स यानी कि तत्व, कंपाउंड यानी कि यौगिक। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं ये मेनली दो तरह से होते हैं। कौन कौन? मेटल्स, नॉन मेटल्स। ये दो तरह से होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है दोस्तों, हम मेटल ऑफ धातु जानते हैं, धातु और धातु। ऑर्गेनिक यानी कि रासायनिक, इनऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और कार्बनिक। ठीक है, देखिए अब हम जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए, तत्व जो होते हैं, अब केमिस्ट्री में जो चीज भी हम पढ़ते हैं वो सिर्फ इनिशियल होता है, तत्व के गुण ही पढ़ते हैं दोस्तों हम। जैसे मान लीजिए हम आयरन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लोरीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट से मिलकर के बनता है, कोई यौगिक हो, कोई छोटा कंपाउंड हो या बड़ा कंपाउंड हो, उसका जो मेन फंडामेंटल होता है वो सारे कोई ना कोई एलिमेंट्स ही होते हैं। हाँ, एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो अलग बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एलिमेंट्स का फंडामेंटल पार्टिकल है, मौलिक कण है। बट मेनली जो है वो तत्व जो है वो या तो मेटल हो सकते हैं या नॉन मेटल हो सकते हैं, या मेटल वायर्स हो सकते हैं, नोबल गैस हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों तत्व का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, जो तत्व होता है इसका डिफिनीशन होता है, यह पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप है, इसका गुण अपने अवयविक तत्व के गुण से एकदम भिन्न नहीं होता है। जैसे दोस्तों देखिए, हम सोना का एग्जाम्पल लेते हैं। सोना क्या होता है, उसको 1 ग्राम सोना लीजिए या 1 ग्राम का 1 मोल बाई लाख भाग कर लीजिए आप, ठीक है, इसमें जो है वह गुण सदैव वही रहेगा दोस्तों। ठीक है, यह कभी चेंज नहीं होता है। अगर सोना को आप एकदम एक टुकड़ा भी कर दीजिए फिर भी उसका गुण सेम ही रहता है। वहीं चांदी ले लीजिए, तो ये सब तत्व है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एलिमेंट यानी तत्व का डिफिनीशन, यह पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप है, इसका गुण अपने अवयवी तत्व के गुण से बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, देखिए कंपाउंड यानी कि यौगिक का डिफिनीशन क्या होता है, यह जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के उचित अनुपात में मिलने से बनता है। यौगिक कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के उचित अनुपात में मिलने से बनता है, एवं इसका गुण अपने अवयवी तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न नहीं होता है। कंपाउंड का क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के उचित फिक्स रेशियो। ठीक है, यहाँ पे रेशियो क्या है दोस्तों, फिक्स है, फिक्स रेशियो में मिलने से बनता है, इसका गुण अपने अवयवी तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न नहीं होता है, और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा अपने अवयवों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए H2 है, क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। बन गया क्या चीज, H2O। अरे ये तो लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, H2O, ये तो लिक्विड हो गया। ये तो कमाल हो गया जी, हाँ जी कमाल हो गया। बट ये कमाल हुआ कैसे, आपको कोई भी ये चीज बोल देता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से H2O का निर्माण होता है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम एक सिलेंडर हाइड्रोजन का लाते, हाइड्रोजन गैस का एक सिलेंडर लाते, एक ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लाते, और घर में हम तो बैठ करके H2O यानी कि वाटर तैयार करके पी रहे होते। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए करना क्या पड़ता है, एक कंडीशन होती है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक आर्क यानी कि विद्युत चिंगारी, क्या विद्युत चिंगारी देना पड़ता है। देखिए तो H2O मेरा क्या है, ये कंपाउंड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिले तब जाकर के एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मेंटेन करते हुए, एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कंडीशन मेंटेन करते हुए तब जाकर के H2O लिक्विड यानी कि जल की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला 2 या 2 से अधिक तत्वों के फिक्स रेशियो में, उचित अनुपात में मिलने से, यहाँ रेशियो फिक्स है। ठीक है, H2O तभी बनेगा, H2O जो होगा जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन हमेशा रहेगा, ये फिक्स है, तभी उसको हम H2O बोलेंगे, वाटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 करेंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी 4 करेंगे। तो कंपाउंड का हम डिफिनेशन क्या बताए थे, 2 या 2 से अधिक तत्वों का उचित अनुपात में मिलने से बनता है तथा इसका गुण अपने अवयवी तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ये इसके जो अवयवी तत्व है इसके गुण से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि यह गैस है, यह भी गैस है, बट ये क्या है, लिक्विड है, और
सबसे मजेदार बात मैंने ये लास्ट में ये बताया था कि इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा अपने अवयवों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि सरल यांत्रिक विधि क्या बोलते हैं? हाथ से चुन करके, पानी गर्म कर करके, ठीक है, हाथ से चुन करके ओसवन विधि, यानी कि जैसे गांव में होता है पंखा वाला चला करके उसको हाथ से चुन करके पानी गर्म करके, इससे हम सिंपल तरीका से अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जा करके आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समअप करते हैं कंपाउंड के डेफिनेशन को। यह दो या दो से अधिक पदार्थों के उचित अनुपात में मिलने से बनता है, फिक्स रेशियो में ही बनता है। इसका गुण अपने अवयवी तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है एवं सरल यांत्रिक विधि द्वारा इसको अपने अवयवों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये कंपाउंड है। फिर मिश्रण का डिफिनेशन क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिक्सचर बनता है। कैसे भी मिला देंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, इसको सरल यांत्रिक विधि द्वारा अपने अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे देख लीजिए, चावल में कंकर होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? उसको हाथ से चुन करके कंकर को अलग कर लेते हैं, वो भी तो मिश्रण ही है, बट वहाँ पे अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल है, हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म कर करके पानी को हम वाष्पीकृत कर देते हैं, चीनी एज ए सॉलिड फॉर्म हमको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एलिमेंट्स। तत्व जो होते हैं मेनली दो तरह से होते हैं। ऐसे तत्व के और भी प्रकार होते हैं, बट मेनली हम दो तरह से डिफिनेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, मेटल और दूसरा क्या है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल इस चैप्टर में तो हम बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। जैसे मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मेटल जो होते हैं वो धनायन होते हैं। ठीक है, ये विद्युत का सुचालक होते हैं, ये घातवर्ध होते हैं, ये तन्य होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे, और नॉन मेटल जस्ट उसके उल्टा होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिश्रण के बारे में। मुझे विश्वास है कि आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। आप कंपाउंड्स ये दो तरह से होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो दोस्तों लग रहा है आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मिक्सचर जो होते हैं, मैंने अभी बताया कि ये दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बन जाते हैं। ठीक है, इसका गुण जो होता है वो अवयवी तत्वों के गुण से एकदम भिन्न नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप, ये मिश्रण है, उसी में कंटिन्यू में लिखिएगा, मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पे चीनी और पानी का मैंने क्या बनाया? विलयन बनाया, यानी कि सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें मैंने चीनी और पानी दोनों मिलाया हुआ है। ठीक है, इसके मिश्रण है। क्या आप ये बता सकते हैं कि इस मिश्रण में ये जो मिक्सचर तैयार हुआ, सॉल्यूशन तैयार हुआ, इसमें चीनी का गुण है? आप बोलोगे हाँ सर है। मैं पूछूंगा क्या इसमें पानी का गुण है? आप बोलोगे हाँ सर है। तो मैंने तो वही बताया ना कि दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। फिर मैंने ये बताया कि इसका गुण अपने अवयवी तत्वों के गुण से एकदम भिन्न नहीं होता है, यहाँ भिन्न नहीं होता है, यानी कि पहले वाले का गुण विद्यमान है। फिर मैंने बोला कि इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा अपने अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। अब जैसे चीनी पानी का विलयन है, हम इसको गर्म करके चीनी अलग और पानी अलग कर सकते हैं। जैसे आप देखते होइएगा, हलवाई जो है यही काम करता है, जब उसके पास जो चाशनी एक्स्ट्रा बच जाता है तो उससे पानी को वाष्पीकृत कर करके वह पानी को उड़ा देता है और चीनी बच जाता है, उसको एज ए शुगर चीनी फिर से वह यूज करता है। ठीक है, अब देखिए मिश्रण जो होते हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। कौन कौन से? समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ठीक है, अब देखिए समांगी मिश्रण, जैसे मैंने चीनी पानी का एग्जांपल दिया, मतलब कोई भी मिश्रण हो इसका गुण हर जगह सेम हो, उसको समांगी बोलते हैं। विसमांगी मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा
बालू मिला गया, यहाँ पे ईट का जो रूढ़ी है वो मिला दिया, यहाँ पे गिट्टी मिला दिया, तो कहीं पे कुछ ज़्यादा कहीं पे कुछ ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ को हम ऐसे भी मिला दिए तो उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब जैसे समांगी मिश्रण में हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि होता है सस्पेंशन होता है, क्लोराइड होते हैं, तो ये सब 9th में पढ़ना है, तो उसको आप लोग पढ़े होइएगा, इसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही मज़ेदार सवाल आता है, इसमें आपसे पूछना भूल गया हूँ। अब ये बताइए मुझे कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, जब मैं पूछता हूँ किसी से कि ये बताइए टाइप्स ऑफ मैटर क्या होता है, तो बहुत ही लाजवाब जवाब आता है। चलो आप मन में सोचिए क्या जवाब देते अगर मैं आपसे पूछता हूँ। आपके सवाल, आपके मन में यही जवाब आ रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर यही आपके मन में भी आ रहा है तो आप एकदम सही नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे मेनली स्टेट्स ऑफ मैटर 5 होते हैं। हम लोग पढ़ते 3 हैं, लेकिन 2 और होते हैं, एक प्लाज्मा और आइंस्टीन बोस। ठीक है, बोस घनीभूत पार्टिकल उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉलिड में क्या होता है, इसके अणु जो होते हैं बहुत ही करीब करीब होते हैं, यानी कि इसके बीच का जो बॉन्ड होता है, 2 पार्टिकल के बीच का बॉन्ड जो होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए ये बहुत ही हार्ड होते हैं। और जो सॉलिड होता है खास करके उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब लिक्विड है, इससे थोड़ा सा कम होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है इससे थोड़ा कम होगा। अगर गैस है तो वो बहुत दूर दूर होगा। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हम बदल सकते हैं। एक मेनली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सॉलिड से गैस में डायरेक्ट ट्रांसफर को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर जब हम जलाते हैं, कपूर का जो जलना होता है या सब्लिमेशन होता है, डायरेक्ट सॉलिड से वह बाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, जो नैप्थलीन की गोली होती है वो सॉलिड स्टेट में होता है, वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है वो। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमको पढ़ना है। इस टॉपिक का नाम है मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो इसमें हम विशेष रूप से जानेंगे दोस्तों मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो सबसे पहले लिखिए आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, ठीक, यानी कि धातुओं के भौतिक गुण। अच्छा एक चीज बताते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या होता है। भौतिक गुण मतलब जिसको हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। जैसे किसी में देखते हैं कि उसका रंग लाल है, उसका रंग पीला है, वो मीठा है, वो खट्टा है, क्या है, ये सब भौतिक गुण है। कोई हार्ड है, कोई मुलायम है। रासायनिक गुण क्या होता है, जो लेबोरेटरी में होता है, जैसे कि कोई एसिड है, क्या देखना चाहते हैं कि एसिड है कि नहीं है, हम चेक करके, या कुछ ऐसी रिएक्शन हो, जैसे रिएक्शन लेबोरेटरी में करते हैं तो वो रासायनिक गुण है। बट जो नहीं होता है उसको हम भौतिक गुण कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण को देखते नहीं है, फील कर सकते हैं, पढ़ते हैं सिर्फ। ठीक है, तो भौतिक गुण क्या होता है दोस्तों, पहला धातुएं आघातवर्ध्य होती है। आघातवर्ध्य मतलब मैलिएबल होती है। ठीक है, देखिए पहले धातुएं आघातवर्ध्य होती है। आघातवर्ध्यता से आप क्या समझते हैं, अगर हम कोई भी धातु को मारेंगे हथौड़े से, चोट पहुंचाएंगे, तो धातुएं जो होती है वह चादर की तरह, एक पतला शीट की तरह फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं, इस गुण को हम आघातवर्ध्यता बोलते हैं। ठीक है, चादर के रूप में फैलना। और सबसे अच्छा आघातवर्ध्यता का गुण कौन सा शो करता है, वह होता है सोना। ठीक है, धातु क्या होती है दोस्तों, आघातवर्ध्य होती है, यानी कि मैलिएबल होती है।
दूसरा गुण क्या होता है, धातुएं तन्य होती है। यानी कि तन्यता क्या होता है कि कोई एक मेटल है, धातु है, उससे तार खींच सकते हैं। जैसे आपका जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सोना होता है, इससे हम 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल यानी कि तन्य धातु कौन सी होती है, सोना होती है। मैंने पहले बताया धातु क्या होती है, धातुवर्धक होती है। फिर दूसरा बताया धातुएं तन्य होती है। ठीक है, तीसरा धातुएं विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, धातु क्या होता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, धातु में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं, इसलिए धातु जो होता है वो धातु में विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। चौथा क्या है दोस्तों, ये धातु में जो है ना एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक चमक, यानी कि इंग्लिश में उसको लस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, लस्टर। ठीक है, ये भी गुण जो होता है, जो धात्विक चमक होती है धातु में, ये मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया धातु आघातवर्धक होती है। अब भी याद करते रहिए, देखिए लिखना नहीं है, अभी जब मैं लिखवाऊंगा फिर आपको लिखना है। अभी मेरे साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलिए और याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु और धातु में अंतर लिखने के लिए एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मैंने बताया धातुएं आघातवर्धक होती है, धातुएं तन्य होती है। धातु जो होता है वह विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। धातु में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। फिर दोस्तों देखिए, धातु जो होता है वो जनरली धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि धातु के जो मोलिकुलर बॉन्ड जो होता है, जो कंपाउंड बनाते हैं, जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, धातुएं आघातवर्धक होती है, धातुएं तन्य होती है, यह विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम धात्विक चमक बोलते हैं। धात्विक चमक क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे धातु होते हैं उस पर हम जब प्रहार करते हैं, मारते हैं हथौड़ा से या कोई चीज़ से, तो उससे बहुत मतलब एक आवाज़ आती है। ठीक है, वैसे मेटल को हम सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, सोनोरस। जैसे बेल मेटल जो होता है, बेल मेटल पीटने पे जो आवाज़ आती है, ऐसे मेटल को हम सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं दोस्तों। अभी साथ साथ लिखिए, धातुएं आघातवर्धक होती है, धातुएं तन्य होती है, धातुएं विद्युत एवं उष्मा का चालक होता है। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसको ना इम्पोर्टेंट लिख लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, धातुओं को पीटने पर
विशेष प्रकार की आवाज, जैसे कि आप टन भी निकलता है, जैसे लोहा को आप मारते हैं, टन की आवाज नहीं आती है, टन की आवाज निकलती है। ठीक है, धातुओं में इस प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लस्टर। ठीक है, अब देखिए धातुएं आघातवर्ध होती है, मैंने बताया पीटने पे ये चादर की तरह फैल जाती है। धातुएं जो होती है तन्य होती है, यानी कि तार खींचा जा सकता है। धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का कारण ये ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि इसके बॉन्ड जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होता है। धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है, और जो धातु मतलब पीटते हैं वो टन की आवाज़ निकलती है, जिस प्रकार की आवाज़ निकलती है उसको उस फिनोमेना को हम सोनोरस मेटल बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। और ऐसे मेटल को हम बेल मेटल बोलते हैं। बेल मेटल जो होता है मैं लिखाऊंगा। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ये जो धात्विक चमक है ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए धातु के गुण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब धातु इसमें अब आप कर दीजिए अगला बात, अधातुओं के भौतिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ धातुओं, अधातुओं के भौतिक गुण। धातुएं आघातवर्ध नहीं होती है। ठीक है, आपको लिखना है आघातवर्ध, फिर से लिखना है आपको कि धातुएं जो होती है, सॉरी, अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है। छोड़िए इसको मत लिखिए, आप लिखिए अधातुएं जो होती हैं भंगुर होती है, यानी कि ब्रिटल होती है। ब्रिटल से मतलब समझते हो आप कि जैसे अगर उस मेटल पे ना हम अगर मान लीजिए मार दें, ठीक है, तो वो एकदम बिखर जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटल, यानी कि भंगुरता। ठीक है, धातुएं भंगुर होते हैं। अधातुएं जो है वह तन्य नहीं होती है। ठीक है, और धातुएं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। ठीक है, इसको हटाइए। क्या दोस्तों, धातु विद्युत ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। और धातुओं में, ठीक है, धातुओं में कोई चमक, धातुओं में चमक नहीं होती है। ठीक है, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, इसको पीटने से कोई आवाज ना निकलती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जो भी केमिस्ट्री में हम लोग गुण पढ़ते हैं ये प्रायः होता है, हर प्रॉपर्टीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। तो अभी जितने भी मैंने गुण जो आपको मैंने बता रहा हूँ ये जनरल स्टेज में है। ठीक है, यानी कि प्रायः कॉमन
मेटल के लिए, कॉमन नॉन मेटल के लिए, लेकिन सबका एक्सेप्शन होता है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि धातु जो होता है वह एक विशेष चमक पाई जाती है। अधातु है उसमें भी चमक पाई जाती है, एक अधातु है, जैसे क्लोरीन है उसमें लक्चर होता है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक्सेप्शन है, हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी पढ़ें, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, तब तक हम पानी पीते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, खास करके बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उसके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ही आ रहे हैं, 50% सीधा ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लिखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पहला लिखिए, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सबसे अच्छा आधातवर्धी धातु जो है वह कौन होता है दोस्तों? सोना, ठीक है। सबसे अच्छा तन्य धातु, सबसे अच्छा तन्यता दिखाने वाला धातु, यानी कि जिसमें तन्यता का प्रॉपर्टी गुण सबसे अच्छा होता है वो कौन होता है? ये भी जाता है क्रेडिट किसको? सोना को। इसलिए दोस्तों वो बाबू सोना नहीं, ये सोना, ठीक है। अभी खाना और पीना सोना है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आप लोग भी सोना सोना करिए, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? सिल्वर। सबसे अच्छा आघातवर्धक धातु कौन होता है? सोना। सबसे अच्छा तन्यता दिखाने वाला धातु कौन होता है? सोना। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। बट एक धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में होता है रूम टेम्परेचर पे, वो कौन सा है? तो सिर्फ एक ही धातु है, मरकरी, Hg। हिंदी में इसको हम पारा भी बोलते हैं, ठीक है। यह मात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ, मैंने पढ़ाते चला गया बट शायद 4th पॉइंट तक ही रिकॉर्ड हो पाया है, तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे भी बताया कि मरकरी जो होता है यह एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। बट गैलियम और सीजियम भी ऐसे मेटल हैं, अगर हम अपने हथेली पे रखते हैं तो ये भी पिघल जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जो भी धातु होते हैं इसमें धात्विक चमक होता है, लक्षण होता है। बट एक क्लोरीन ऐसा मेटल है, ये भी चमकीला होता है, इसमें लक्षण पाया जाता है। सिर्फ एक क्लोरीन, बट ये क्लोरीन क्या है? अधातु है, ठीक है, बट इसमें धात्विक चमक पाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सबसे भारी धातु क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, सबसे बड़ी धातु क्या है? ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लैटिनम। इस चीज का ख्याल रखिएगा दोस्तों, धातु
जब हम ये बोल रहे हैं सबसे कठोर धातु तब प्लेटिनम, लेकिन यही अगर मैं ये बोलता हूँ कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, ये होता है हीरा, डायमंड। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। हम आगे चलकर पढ़ेंगे हीरा के बारे में। यह बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। इसका उपयोग हम लोग जो रॉक वगैरह होता है इसको ड्रिल करने में करते हैं। कहीं पे बहुत ही कठोर मिट्टी है या पहाड़ है, पर्वत है, उसको ड्रिलिंग करना हो, कठोर वस्तुओं को काटने में, कांच को काटने में हम डायमंड का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं मेटल के बारे में और मेटल का प्रॉपर्टीज बताया एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड मैंने बताया, ठीक है। इस कंटिन्यू वीडियो हम आगे फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपके साथ में संपर्क में जितने भी बच्चे हैं जो 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा, तो उनसे प्लीज़ आप शेयर करिए। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अच्छा नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक भी करना मत भूलिए आप, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें से जो मैंने बताया और कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, फिर से मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।